तो हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी ऐप। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरा मैराथन होने वाला है। शॉर्ट वे में रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल उन्हीं का रिवीजन करेंगे और उसके बाद उनको समझाएंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और या किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो काफ़ी जानकारी मिलने वाला है। अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को ईवीएस से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उतना कर ले जाएंगे और पास तो गारंटी है कि पास हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग इसमें जो है अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के बारे में लिखते हैं और इसमें आप लोगों को मतलब कोई स्पेशल नॉलेज नहीं लेना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है कि कोई आप लोगों को फार्मूला इसमें रटना है। इसमें केवल आप लोगों को सभी प्रदूषण के बारे में जानकारी देना है, उसके बाद आसपास सभी जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देना है। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, किसी कॉपी या जो है किसी बुक की कॉपी किए बिना भी अपने मन से ही सबका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हर चैप्टर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर में केवल एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों का कुछ साइकिल है, जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल है। तो इस तरीके से कुछ साइकिल हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक पारिस्थितिकी है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, या 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें होता क्या, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो पर्यावरण हो गया और जीवों के परस्पर आपस में जो संबंध बनाते हैं दोनों, तो इसका अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द 2 अक्षरों ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना है, इकोस प्लस लॉजिक से मिलकर बना हुआ है। इकोस का अर्थ है मतलब रहने वाला स्थान, रहने का स्थान, और लॉजिक्स का अर्थ है कि विज्ञान, यानी कि दोनों शब्दों को मिलाकर इकोलॉजी नामक एक शब्द बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है आवास, यानी कि जहाँ जीव बसता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट का जो सिस्टम है, यानी कि सभी पेड़ पौधे पशु जो भी जिन्हें मतलब जीव जंतु रहते हैं, सभी अपने भोजन के लिए इधर उधर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अपने आवास में यानी कि जंगलों में इस तरीके से रहते हैं। तो इन्हीं सभी सिस्टम को, जो पूरा सिस्टम है, इन्हीं को पारिस्थितिकी कहते हैं। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इकोसिस्टम क्या है कि या आप लोगों को कई तरह डिफिनेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर है कि इकोलॉजी जो होता है, 2 इंग्लिश के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। इको मतलब होता है चारों तरफ और सिस्टम मतलब आप लोगों का व्यवस्था होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक एक अंतःक्रियात्मक और आत्मनिर्भर प्रक्रिया व्यवस्था है। यानी कि आपके चारों तरफ जो व्यवस्था, जो सिस्टम प्रकृति द्वारा दिया गया है, उसी को इकोलॉजी इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इसमें आप लोगों का जैविक और अजैविक दोनों घटक आ जाएंगे। और ये रहा। अब यहाँ पर जो आप लोगों का चक्र है, यानी कि नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, यहाँ से भी आप लोगों को कभी कभी देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है कि शरीर में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में जो है जीवनदायक है। पेड़ पौधों और जानवरों द्वारा इसका उपयोगी भाग पृथ्वी पर रहता है, जिसका एक चक्र बनता है। यानी कि जो नाइट्रोजन है, इससे पेड़ पौधे लेते हैं, एनिमल भी लेते हैं, और उसके बाद जब मर जाते हैं, इसके बाद भी आप लोग का जो नाइट्रोजन है वह मेथेन में यानी कि NH4 में बदल जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है साइकिल होता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट और जो है यहाँ पर इसका जो परपोषी वगैरह सब आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ से जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर आप लोग देख लीजिए। इकोसिस्टम यानी कि जो आप लोगों का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, या क्या होता है कि किसी समुदाय एवं उसके वातावरण के अध्ययन को इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोलॉजी क्या होता है कि जीवों के आपसी एवं भौतिक पर्यावरण के संबंध के विज्ञान को इकोलॉजी कहते हैं। जैविक एवं अजैविक तत्वों के आपसी निर्भरता को देखा जाता है इकोसिस्टम में। और इकोलॉजी में जैविक एवं प्राकृतिक के आपसी प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इकोसिस्टम में जीव, पर्यावरण व ऊर्जा का प्रवाह होते हैं, और इसमें जीव व पर्यावरण होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के जो है प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थलीय पारितंत्र, और उसके बाद जलीय पारितंत्र, आकाशीय पारितंत्र। और इसमें जो अब ये है कि नेक्स्ट आप लोगों का देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से पहले यहाँ पर कुछ साइकिल्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जैसे पर्यावरण संतुलन, यानी कि पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए जो साइकिल्स अपनाए जाते हैं।
मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, और फिर कैल्शियम साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए क्या होता है कि आप लोगों का जो है सूर्य, तालाब, गड्ढों, झीलों आदि से पानी वाष्पीकरण होकर वृक्ष से वाष्पोत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है। जब दो बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है। यानी कि जो इस फिगर को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों का क्या होता है कि जो मतलब जो पानी रहते हैं वो वाष्पित होकर के आसमान में जाते हैं, फिर वहाँ से बादल के रूप में निर्माण करते हैं, फिर संघनित होकर वापस जो है जमीन पर गिर जाते हैं बादलों के टकराने से, जो इसमें कहा गया है। तो ये होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है कि वायु प्रदूषण। आई थिंक वायु प्रदूषण है चैप्टर नंबर 2। तो वायु प्रदूषण इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे एनवायरमेंटल स्टडीज में अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है तो इतना तो जरूर आप लोग लिख करके आइए कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाता है, कैसे आप लोग पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं, और किस तरीके से मतलब जो है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। यही सब आप लोगों को पूरे पर्यावरण इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज में लिखना है। तो है आप लोग का दूसरा चैप्टर है कि आप लोग का प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके प्रकार, यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा है। तो वायु प्रदूषण में आप लोग इतना तो कॉमन सेंस होगा कि आप लोग खुद ही लिख सकते हैं वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु में जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो है प्रकार में क्या है, प्राकृतिक एंड कृत्रिम। ये सभी प्रकारों में लगभग कॉमन है। जैसे प्राकृतिक एंड कृत्रिम दोनों प्रकार से वायु प्रदूषण होता है। अब प्राकृतिक किस प्रकार से होता है, तो देखो आप लोगों को एग्जाम में जस्ट इसी तरीके से आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है, इससे आप लोगों को अधिक नंबर मिलने के चांस रहते हैं। तो देखो प्राकृतिक में क्या है कि जो है प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न वायु प्रदूषण निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देखो ज्वालामुखी से हो गया, एक आंधी तूफान से हो गया, एक हो गया आग लगने से हो गया, और चौथा दलदली या कि अनुपय में घटित यानी कि मीथेन गैस से हो गया। इन सभी से भी आप लोगों को वायु प्रदूषण होता है। बैक्टीरिया से और कवक से उत्पन्न एवं वायरस वगैरह से, फूलों के परागकण से एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, और यह हो गया कि धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं के पृथ्वी टकराने से, यानी कि उल्का पिंड जो पृथ्वी टकराते हैं उन सभी से भी वायु प्रदूषण होता है। देखो कृत्रिम वायु प्रदूषण क्या होता है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषण कृत्रिम प्रदूषण कहलाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, सीसा, अमोनिया, कैडमियम, बेंजीपाइस, हाइड्रोकार्बन धूल, इसमें से आप लोग कुछ अगर नाम रख लेते हैं तब भी आप लोगों के लिए सही रहेगा। अब ये कृत्रिम प्रदूषण निम्न मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे दहन की क्रिया, कोई दहन की क्रिया कर रहा है तो ये उत्पन्न होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से निकलेगा। उसके बाद कृषि द्वारा भी होता है, और उसके बाद औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक आप लोग देखते हैं कि फैक्ट्री वगैरह में जो भी जलाए उलाए जाते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों का जो है धुआं वगैरह सब कुछ निकलता है, वो भी वायु प्रदूषण का ही कारण है। जैसे आप लोगों का ईटा वाला देख लीजिए, जहाँ पे ईटा पकाया जाता है तो वहाँ से भी काफ़ी प्रदूषण आप लोगों को निकलते हैं विलायकों के उपयोग से, आणविक ऊर्जा एवं अन्य कारणों द्वारा। तो वायु प्रदूषण जिस जिस जगह से होता है वे सभी जगह आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आप लोग देखना कि जब एग्ज़ाम में आए और एग्ज़ाम में उस समय जब कुछ भी दिमाग में ना आए तो कुछ हेडिंग बना लेना अपने मन से कि जो है पहले लिख देना निम्नलिखित कारणों से वायु प्रदूषण होता है, फिर उसके बाद लिख देना कि उद्योगों से, फिर उसके बाद मानवीय क्रियाकलापों से, फिर उसमें जब 2-3 हेडिंग आप लोग लिख देंगे फिर धीरे धीरे उसमें से आप लोग डिफाइन करते हुए सभी हेडिंग में 1-2 लाइन लिख देंगे तो बढ़िया नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही सब ट्रिक्स रहते हैं पास होने के लिए। तो देखो यहाँ पर दहन की प्रक्रिया हो गई, दहन प्रक्रिया दहन द्वारा कैसे आप लोगों का ऊर्जा जो है वायु प्रदूषण होता है, इसमें बताया गया है कि ऊर्जा आज के जीवन में महती आवश्यकता है। जो दहन प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो आप लोगों का ईंधन, जब घर में खाना वगैरह बनता है, ईंधन पे अगर खाना बना देते हैं लकड़ी वगैरह पे तो वहाँ से भी आप लोगों का प्रदूषण होता है। देखो घरेलू कार्यों में दहन, वाहनों में दहन, और उसके बाद ताप विद्युत ऊर्जा में दहन। आप ये भी लिख सकते हैं वायु प्रदूषण। देखो वायु प्रदूषण लिखने के बहुत तरीके हैं भाई। आप लिख सकते हैं कि आप लोगों का जो वाहनों से भी निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्री कारखानों से निकलता हुआ धुआं, और रसोई घरों से निकलता हुआ धुआं, काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। उसमें लिखने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है। तो ये हो गया। अब आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में यही था पेपर, वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के प्रभाव, वायु प्रदूषण से बहुत कुछ प्रभाव पड़ते हैं भाई। पूरा
जो है आप लोगों का पर्यावरण दूषित होगा, और उसके बाद उसमें जो आप लोगों का ऐतिहासिक इमारतें हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में अम्लीय होकर के जो वर्षा होती है, पहली वर्षा अम्लीय वर्षा होती है, आप लोगों को पता है। वह जब ऐतिहासिक इमारतों पर गिरती हैं तो वहाँ पर जो है उनका कलर वगैरह ख़राब होने का डर रहता है। जैसे कि ताजमहल आप लोगों का ख़राब हो रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही हो रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी हानिकारक गैसें आप लोगों को उत्पन्न हो जाती हैं। बाइक का जो मतलब धुआं वगैरह है, जो कि वाहनों का धुआं है, पूरा कारखानों का धुआं है, यह सभी बहुत जो है हानिकारक है। पराली जलाने से, जो गांव में पराली वगैरह जलाते हैं, ये सभी जो है आप लोग लिख सकते हैं कारण में। अब प्रभाव में क्या हो गया कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव हुई। मानव इस समय जो है मनुष्य पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है, सांस वगैरह फूलने लगता है। फिर उसके बाद जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधों वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ रहा है, और जलवायु मौसम विज्ञान मतलब मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। द्रव्यता इमारतों पर प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित हो रही हैं। फिर उसके बाद ये हो गया कि आप लोगों का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ रहा है, कि जब आप लोगों का गर्मी देखिए, इस समय इतनी गर्मी पिछले साल से बहुत गर्मी बढ़ रही है शुरू से। मतलब क्या ही कह सकते हैं कि आप लोगों का जलवायु परिवर्तन, जब गर्मी होने को आएगा तब ठंड, मतलब जब बारिश होने को आएगा तब तक गर्मी रहेगी, और बारिश कभी भी हो जा रहा है, ठंडी लेट हो रहा है। ये सभी मतलब हैं कि जो आप लोगों का जो वायु प्रदूषण की वजह से ही हो रही हैं, कि बारिश कभी भी हो जा रही है, इसका कोई नियम अब है ही नहीं, धीरे धीरे चल करके। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी हेडिंग थे वहाँ के बारे में दो दो लाइन लिखी गई हैं, कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, कि सिर दर्द होना, फेफड़े, कैंसर, खांसी, आंखों में जलन, गले का दर्द, इस सभी। और जीव जंतुओं में क्या होता है कि पराबैंगनी कीड़े की मात्रा कम, और जीव जंतु प्रभावित होते हैं, जैसे वायु, मधुमक्खी, कीड़ बच्ची, ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। वनस्पतियों पर इस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, ओजोन, ये सभी हो गया। और इमारतों पर, ऐतिहासिक इमारतों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे संगमरमर की बनी है। ताजमहल आपका संगमरमर का बना है, उस पर जब अम्लीय वर्षा होती है, जैसे यहाँ पर ताजमहल, प्राचीन मंदिर प्रभावित हो रही हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है इसी वजह से। अब ये हो गया। और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, कि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और यहाँ पर हो गया कल कारखाने, चिमनियों की ऊंचाई अधिक करना, जो चिमनियों की ऊंचाई है उसको अधिक कर देने से भी इसमें कंट्रोल में आ जाएगा। और रेल यात्री, कोयला, डीजल, हाँ, कोयले का प्रयोग कम करने से। वाहनों के रखरखाव में, यानी कि जहाँ पर ज़रूरी हो केवल वहीं पर वाहन को लेकर के जाएं जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना आप पैदल भी वहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ पर कहीं कहीं आप देखते होंगे गांव में, जहाँ छोटा सा भी काम आएगा तुरंत सभी लोग बाइक उठा लेंगे। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं आप लोगों को बड़ा इम्पेक्ट प्रदान करती हैं। तो ये सभी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। पुराने वाहनों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए चलाने से, और घरों में सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। यूरो 1, यूरो 2 जो है मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब यूरो का क्या मसला है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और वायु प्रदूषण नियंत्रण के कुछ अन्य उपाय, वायु प्रदूषण नियंत्रण के आप लोग सोच कर भी लिख सकते हैं। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कि जलवायु परिवर्तन व तापमान वृद्धि के अध्ययन, यानी कि राष्ट्र की संस्था, यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC द्वारा किया गया है। इसकी अपनी चौथी समीक्षा रिपोर्ट 2007 के प्रस्तुति में, इस रिपोर्ट के अनुसार यदि पर्यावरण में कार्बन की मात्रा लगभग 400 भाग प्रति मिलियन से अधिक होती है तो विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर जाएगा। वर्तमान में पर्यावरण में कार्बन की मात्रा 380 प्रति मिलियन है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 मतलब 2100 में विश्व के तापमान परिस्थिति के अनुसार 1.1 डिग्री सेल्सियस से 4.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। अतः वर्तमान में विश्व के तापमान की वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं एवं उसके आसपास भी होती है। और देखो यहाँ पर ग्रीन हाउस का प्रभाव, यानी कि मेनली इनके कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों का कार्बन की मात्रा है वह प्रति मिलियन 400 से अधिक जब होती है तो उसमें 2 डिग्री सेल्सियस आप लोगों का जो है बढ़ जाता है तापमान देश का। अब इसमें सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि विश्व तापमान में वृद्धि के प्रमुख कारण ग्रीन हाउस हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, मृदा में वृद्धि, मात्रा में वृद्धि एवं मात्रा विकास
विकास, यातायात कमी, औद्योगिक वनों की कमी, और उसके बाद है पर्यावरण गैसों की मात्रा अधिक होती है, सूर्य से आने वाली उष्मा एवं आकाश में नहीं जाने देती, और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब देखो मैं बताऊं आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है अपने भाषा में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर आने के बाद वापस नहीं जा पाती हैं, तो वो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। और यही जस्ट साइंटिफिक रीजन की वजह से क्या होता है कि साइंटिफिक जो तरीका है इसमें क्या होता है, जो कार्बन की मात्रा है यह अगर 400 भाग प्रति मिलियन से अधिक हो जाता है, 400 भाग प्रति मिलियन से अधिक हो जाता है, तो इस पृथ्वी का जो तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसी को ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं। यानी कि जो मेन आप लोग अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी से टकरा करके वापस नहीं जाती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। तो इसी क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी कि मेन इसमें है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो वो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ये हो गया। अब आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 है आप लोग का जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में भी जस्ट आप जैसे वायु प्रदूषण के बारे में लिखे थे, जस्ट आप लोगों को जल प्रदूषण के बारे में भी लिखना है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप लोग अपने मन से टोटली पूरा अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। मैं तो सही बताऊँ ये चैप्टर जो है या सब्जेक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और उसके बाद इसमें कुछ तैयार करने लायक कुछ है ही नहीं, और केवल एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ करके जाने के बाद आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आ गया, 30-35 नंबर। तो 35-30 नंबर के आसपास आया था, तो उतना बहुत है। आई थिंक अगर अच्छे से पढ़ाई होती तो और आता, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं तो पढ़ा क्या जाए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी मतलब खुद से ही लिख सकते हो पूरा। अब कहीं पर ये नहीं है कि मतलब बुक से ही छापोगे तभी काम चलेगा, टोटल अपने अनुसार ही लिख सकते हो। जल प्रदूषण क्या होता है, यहाँ पर कि जल में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण के बारे में अज्ञानता के कारण हम जल के साथ साथ कितने जानलेवा तत्व शरीर में पहुंचा देते हैं, हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोरी में बीमार बना देते हैं। तो हो गया प्रदूषक। यानी कि अब देखिए प्रदूषक क्या होगा, प्रदूषक ठोस, द्रव, गैस के तीनों रूप में हो सकते हैं, और ये वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक तीनों तरह से प्रभावित होते हैं। भौतिक प्रदूषक, इतना कुछ आप लोगों का जो है किताबी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है, जल में विभिन्न प्रकार के होने वाले प्रदूषण को जल प्रदूषण कहते हैं। और यह प्रदूषण किस तरीके से होता है आप लोग टाइप लिख देना। इसमें कृषि द्वारा प्रदूषण होता है, और उसके बाद जो है कृषि द्वारा प्रदूषण कैसे होता है कि जो दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं तो दवाइयाँ बह करके आप लोगों को तालाब, नदी में जा सकती हैं, तो इस तरीके से होता है। काफ़ी आप लोगों के हैं कि लिख सकते हैं जल प्रदूषण। अब यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण का मानव पर प्रभाव, यानी कि जल प्रदूषण का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो मानव पर किस तरीके से, देखिए दूषित जल से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, और दूषित जल होने से बीमारियां, जल में प्रदूषित सांद्र की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया, हैजा, दस्त, टाइफाइड, अपच, जठर, पैराटाइफाइड, तो ये इन सभी बीमारियों से आप लोगों को जूझना पड़ेगा अगर दूषित जल पीते हैं तो ये हो गया। और यहाँ पर इनकी सूक्ष्म मात्रा, यानी कि अब यहाँ पर देखिए कुछ औद्योगिक निस्राव में, यानी कि औद्योगिक जो आप लोगों का फैक्ट्री वाला है, औद्योगिक निस्राव में सीसा, कैडमियम, पारा व विषैले रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। यानी कि जो फैक्ट्री से निकला हुआ पानी होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल रहते हैं, बहुत हानिकारक पहुंचाते हैं, जो कि पानी को जहरीला बना देते हैं टोटली। अगर इनकी सूक्ष्म मात्रा, यानी कि छोटी सी भी मात्रा अगर शरीर में पहुंच जाए ना तो घातक बीमारियां पहुंचा देती हैं, जैसे गुर्दा फेल हो जाना, ठीक है, फेफड़ा खराब होना, कैंसर होना, हृदय संबंधी अनेक बीमारियों से घिर जाती हैं। और इसका उपचार, देखो इसका उपचार ना होने पर मनुष्य को मृत्यु के मुंह ढकेल देती है। यानी कि जो फैक्ट्री का पानी होता है बहुत हानिकारक होता है। यह है कि 1953 में जापान में मिनमाता खाड़ी में गांव में मछलियां खाने से लगभग 52 लोग मारे गए थे भाई साहब। 1953 में जापान में एक गांव है मिनमाता खाड़ी का नाम करके, इसमें मछली खाने से उस गांव के 52 लोग मारे गए थे, क्योंकि खाड़ी में, यानी कि खाड़ी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री का पारायुक्त निस्राव गाड़ी में गिरता था, यानी खाड़ी में गिरता था और
मतलब पारे से मछलियाँ प्रदूषित हो गई थी। अब देखो ये मामला बहुत बड़ा है, 52 लोगों की मृत्यु कम नहीं है। 1953 में जापान में एक जो है, इसको भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो कि 1953 में जापान में एक गांव है जिसका नाम मिनमाता खाड़ी है। तो उस खाड़ी के आसपास एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी, यानी कि प्लास्टिक बनाने वाली वो जो है डिजाइन करने वाली एक फैक्ट्री थी, जहाँ से बहुत ही जहरीले जो है डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज किया जाता था, और जिसको पी करके जो वहाँ की मछलियाँ थी बहुत ही दूषित हो गई थी, और मछलियों को खाने से इंसान की मृत्यु हो गई। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो पेड़ पौधों पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। जैसे सिंचाई करने से, प्रदूषित जल के प्रयोग से, और प्रदूषक जल जो है पेड़ पौधों में भोजन के साथ साथ पहुंच जाते हैं। देखो जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसी दूषित जल से बनाएंगे भाई, तो वहाँ पर अच्छा खासा ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद वहाँ से जो फल वगैरह उसमें उत्पन्न होंगे, तो फल खाने से भी इंसान बीमार पड़ सकता है, और उस पौधे को खाने से जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सभी हो गया। अब जीव जंतुओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि वही जो पानी है जहाँ पर जो मछलियाँ पाई गई थी, सेम वैसी सभी उसी तरह से पानी जो अगर मान लो जहरीला है वहाँ से जानवर पियेंगे तो उनको भी बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो पानी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, कुछ भी हो। तो अगर वह जहरीला पानी या फिर जो है दूषित पानी पियेंगे तो हानिकारक तो सभी के लिए होगी। तो ये हो गया। अब इसका उपचार क्या है, अब देखिए इसका उपचार क्या है। तो इसमें सबसे क्या उपचार है कि सीवेज को नदियों से मिलाने से पहले इसका उपचार कर लेना चाहिए। आप लोगों को मेनली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं वह सीवेज मतलब डायरेक्ट अपना पानी जो है नदी में नहीं छोड़ सकती, उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। अगर वह क्राइटेरिया कंप्लीट है उनका तो वह छोड़ सकती है नदी में, अदरवाइज उनका बिना ट्रीटमेंट किए वह अपनी मतलब पानी का डिस्चार्ज नदी में डायरेक्ट नहीं कर सकती हैं, उसका कुछ रूल होता है। तो वह रूल क्या है कि यहाँ पर जो है सीवेज का आयतन कम करना, यानी कि अगर मान लो ज़्यादा पानी आ रहा है उसका जो ट्रीटमेंट करना, यानी कि ट्रीटमेंट 2-3 स्टेज में आप लोगों का कंप्लीट किया जाता है। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक फाइनल होता है। प्राथमिक स्टेज में क्या होता है कि जितने भी पानी आ रहे हैं केवल उसमें से भौतिक क्रिया किया जाता है, और उसमें जो बड़े बड़े मतलब जैसे बड़े बड़े चीज़ हो गए तो उनको छान करके अलग कर लिया जाता है, बड़े चीज़ों को छान करके अलग किया जाता है। और सेकंड में हो गया उसका रासायनिक, यानी कि द्वितीयक में उसका रासायनिक क्रिया किया जाता है, और उसमें केमिकल वगैरह मिला करके उसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल रहते हैं उनको छोटा करके और उसके बाद उसी तरीके से स्थिर करके रख दिया जाता है। तो जो बड़े बड़े कण होते हैं वह नीचे जो है ज़मीन पर बैठ जाते हैं, और ऊपर से पानी को आगे गुजार दिया जाता है, और आगे ट्रीटमेंट करके मतलब आगे ट्रीटमेंट करके फिर उसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अदरवाइज वो डायरेक्ट जो सीधा आप लोग फैक्ट्री से निकला तो फैक्ट्री से डायरेक्ट आप नदी में नहीं ले जा सकते, वो गलत बात है, वहाँ से बहुत दूषित हो जाएगा फिर। तो देखो फर्स्ट है कि सीवेज के आयतन को कम करना, और तेलीय पदार्थ को दूर करना, और रोगजनक जीवाणु विषाणु को दूर करना, निलंबित कणों कोलाइडी कणों को दूर करना, उपचारित सीवेज सिंचाई के लिए प्रयोग करना। और जो उपचारित सीवेज है वह सिंचाई के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बहुत परफेक्ट रहता है। मतलब कोई भी सिंचाई करना है उससे बहुत बढ़िया उपजाऊ हो जाती है मिट्टी। सीवेज की तीव्रता कम करना, सीवेज की सुरक्षित संतोषजनक करना। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जो सीवेज का पानी है, यानी कि जो गंदा पानी है, वह अगर नदी में नहीं प्रवाहित कर सकते हैं तो वह फसलों को देंगे तो क्या वह मतलब उपजाऊ होगा? तो अगर डायरेक्ट आप लोग नदी में जो पानी नदी में बहाने से रोका जा रहा है, अगर वह पानी पौधों को देंगे तो जाहिर सी बात है पौधे भी खराब होंगे। लेकिन जब उन्हीं पानी को ट्रीटमेंट करके साफ कर लिया जाता है, फिर उन पानी को अगर पौधों को देते हैं तो वहाँ पर वो खाद के रूप में कार्य करते हैं और बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर विधि जो है, अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझे पता है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन्स लगी हैं, तो स्क्रीन का मतलब ये है कि यहाँ से कोई पानी आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, कोई पानी आप लोगों का इसमें आएगा तो इसमें पानी इसके इंटर कर जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा, इसके नीचे पानी जाएगा, इंटर करेगा। और जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, मतलब लकड़ी वगैरह मान लीजिए या फिर कागज गत्ता कुछ भी मान लीजिए, तो वो ऊपर इसी पर रुक जाएंगे और पानी नीचे गिर जाएगा। पानी नीचे गिरने के बाद अब आप लोगों का आगे जाएगा,
यहाँ पर ग्रिड चैम्बर हो गया। ग्रिड चैम्बर में भी यही होता है कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सभी पार्टिकल को छोटे छोटे कण होते हैं उनको तोड़ करके बड़े बड़े कणों में डिवाइड करना, यानी कि जो उसमें छोटे छोटे कण होंगे उनको इकट्ठा एकजुट करके बड़े बड़े कणों में डिवाइड करना। इसके बाद जो है स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग टैंक ये हो गया कि स्क्रीनिंग में भी आप लोगों का मेनली जो बड़े बड़े पार्टिकल यहाँ से कुछ छने फिर नीचे गए, ठीक है, फिर इसमें जब गए तो इसमें आप लोगों का जो पार्टिकल वो बड़ा बड़ा कर दिया गया जो छोटे थे। और स्क्रीनिंग में भी होता है, स्क्रीनिंग मतलब भी होता है छानना। तो यहाँ पर भी आप लोगों का एक बार फिर से दोबारा से छनाई होगा और इसमें इससे पतली झिल्ली लगी होगी। तो इसमें जब पानी आप लोगों का छान लिया गया फिर यहाँ पर हो गया सेडिमेंशन टैंक। तो इस टैंक का मतलब ये है कि आप लोगों का उसी पानी को कुछ देर के लिए स्थिर करके रख दिया जाता है। जैसे आप लोग का यही पानी है यहीं पर स्थिर करके रख दिया गया है। तो कुछ समय बाद आप लोगों का जब वो ठोस के कण जो रहेंगे वह नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो नीचे आकर के बैठ जाएंगे, इसके बाद आप लोग का जो ऊपर का पानी है वह सीधे प्रवाहित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आगे ले जा करके यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर यानी कि उसको दोबारा से एक बार फिर से छानते हैं और उसके बाद एक बार उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पर अब जो यहाँ से पानी निकला सेडिमेशन टैंक के बाद अब इसको ले जा करके सिंचाई यानी कि इरिगेशन या सिंचाई में ले जा सकते हैं या फिर डिस्चार्ज को ले जा करके वहाँ पर छोड़ देते हैं। हालांकि इसमें एक बार और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, जो आप लोगों को कुछ केमिकल वगैरह मिलाए जाएंगे और रासायनिक, बायोलॉजिकल और रासायनिक केमिकल मिलाए जाएंगे और उसके बाद आप लोगों का इसको डिस्चार्ज करने के लिए आवश्यकता हो जाती है। और यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ले जा करके इसको जो है मतलब इरिगेशन सिंचाई विभाग सिंचाई उचाई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर और भी साफ़ करना है, नदी वगैरह में छोड़ना है, तो यहाँ से थोड़ा सा और आप लोगों को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ देखो, जैसा कि मैंने बताया अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर छन्नी वगैरह लगी होती हैं। फिर छन्नी को यहाँ पर अभी जस्ट यही जो फिगर है यहाँ पर सामने यही फिगर यहाँ पर है, उसका सेक्शन केवल काट करके दिखाया गया है। तो इसमें जाएंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े जो कण होंगे इस तरीके से जाएगा इसमें मतलब पानी, तो जो स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर रुक जाएगा। सभी जो जितने भी सॉलिड पार्टिकल होंगे यहाँ पर रुक जाएंगे और पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा आउटलेट से। यहाँ से ये मतलब प्राथमिक हो गया। इसके बाद आप लोग का अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका उपाय है, नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है। अपशिष्ट जल को उपचारित करके नदियों में मिलाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट को खुले स्थानों पर निपटाने से रोकना चाहिए और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि रासायनिक जो कीटनाशक हैं उनके स्थान पर जैव कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरीके से कुछ दिए गए हैं और भी अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रकार। अब ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं? नगर पालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, भयावह अपशिष्ट, भय और जैव चिकित्सक अपशिष्ट, ये हो गए। अब आई थिंक सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और यहाँ पर अब बात करें अगर थर्ड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर आप लोगों का है ध्वनि प्रदूषण। आई थिंक हाँ, थर्ड चैप्टर आप लोग का ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता दूं। सेकंड आप लोग का है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण ही है सेकंड, उसके बाद वाला प्रदूषण। तो इसमें भी आप लोग का मेनली यही स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। और इसमें जो प्राकृतिक होता है ज्वालामुखी का विस्फोट और बादलों का गर्जना, उल्कापिंड गिरना, भूकंप द्वारा भवनों का गिरना और लहरों का कोलाहल, यह सब प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं वे स्रोत जो मानव द्वारा पैदा किए जाते हैं। इन्हें पुनः दो भागों में बांटा सकता है, अचल स्रोत और सचल स्रोत। ठीक है, अचल स्रोत में क्या हो गया कि इसके अंतर्गत कारखाने, रेडियो, टेलीविजन, पत्थर, सीमेंट और लाउड स्पीकर, ब्याह उत्सव, इन सभी पर जो डीजे वगैरह सब कुछ चलाते हैं, इन सभी के जो है इन सभी से भी जो आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण होता है। अब सचल यानी कि डायनेमिक सोर्स जो हो गया, रेलगाड़ी हो गया, मोटर कार हो गया, स्कूटर, बाइक और वायुयान, इन सभी से भी खेलने का उत्सव, शोर, चुनाव प्रचार, फेरी लगाना, विस्फोट, पटाखे, फायरिंग, शोर उत्पन्न, यह सभी जो है प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो इसमें है कि आप लोग आराम से लिख सकते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण या पूरा चैप्टर है ना, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप खुद ही एकदम से लिख सकते हैं कि कैसे होता है, इसमें हानियाँ जो है किस तरीके से हानियाँ होती हैं। हानियाँ भी आप लोग बता सकते हैं कि यह कानों के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसके बाद यह जीव जंतु
और मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद इसके रोकथाम लिख सकते हैं कि जहाँ पर जैसे डीजे वगैरह हो गया जो शादी में बजाए जाते हैं, इन सभी का कम उपयोग करना, और जो गाड़ियाँ पुरान हो चुकी हैं, ज़्यादा आवाज़ दे रही हैं, उनको रिजेक्ट करना। और उसके बाद रोक लगाना, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है उस तरीके से उसको मतलब उस पर रोक लगाना। जैसे यहाँ पर भी अन्य वर्गीकरण दिया है, घरेलू स्रोत, सामुदायिक स्रोत, तो ये सभी हो गए। अब स्रोत के प्रभाव मैंने बता दिया, जैसे रोग हो गया। देखो, शोर की सीमा 90 डेसिबल से ऊपर होने पर त्वचा अचानक उत्तेजना उत्पन्न होती है, जैसे स्टोमच की पेशियां संकीर्ण हो जाती हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर स्वभाव में उत्तेजना और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हाँ, ये बात तो है भाई, आप लोग मानना कि जब कभी महसूस भी करना, अगर 90 डेसिबल से अधिक होने पर, जो आप लोगों का 90 डेसिबल जो ध्वनि का मात्रक व डेसिबल है, तो अगर 90 डेसिबल से ऊपर होता है तो त्वचा में अचानक से उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उसके बाद जो मनुष्य का स्वभाव होता है वह क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और उसके बाद अपना रूप दिखाने लगता है, प्रचंड वाला, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम आप लोग देख सकते हैं। देखो, ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम क्या है? स्रोत पर नियंत्रण, माध्यम पर नियंत्रण और प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं किस तरीके से हो गया। तो ये जो पीडीएफ है, यह केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर था पूरा पीडीएफ, कि जहाँ जहाँ जिस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे केवल उन्हीं चैप्टर्स को लिया गया है। तो एक नियम था वो वाला, एक एक्ट है यहाँ पर, अधिनियम एयर पोल्यूशन एक्ट। देखो, यहाँ पर दो एक्ट हैं। एक हो गया कि जल प्रदूषण अधिनियम 1976, ठीक है। तो 1976 में क्या हुआ था कि आप लोगों का पेयजल, इसमें मतलब जो पीने वाला पानी है, पेयजल को रोकना एवं नियंत्रण करना केवल, मतलब इसमें 1976 में आप लोगों को बताया गया था कि पीने वाला पानी, यानी कि जो इसके इन कानून के अंतर्गत पेयजल की सुरक्षितता और संरक्षण, प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रण करना विशेष रूप से बल दिया गया है। अब इसमें आप इतना बस समझ लिए ना कि यह नियम किस पर है। तो यह नियम केवल इस पर है कि आप लोगों का पीने के पानी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, कि पीने का पानी किस तरीके से आप लोगों को ट्रीटमेंट करके रखना है। अब यहाँ पर है कि आप लोगों का सेकंड जो एक्ट है यह किस पर है, कि वायु प्रदूषण की एयर पोल्यूशन एक्ट है 1986 से 1987 तक, 1981 और 1987। अब इसमें क्या, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में पुनः पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। और इससे पहले 1972 में यूनाइटेड सेशन। और इसका क्या मतलब है, मतलब मेन मतलब इसका ये है कि वायु प्रदूषण से तात्पर्य, यानी कि इसमें मेनली वायु प्रदूषण के बारे में ये बताया गया। वायु प्रदूषण से तात्पर्य ठोस गैसीय एवं वायुमंडल सांद्रता एकत्रित हो जाती है। तो इसमें ये मान करके चलिए जो ठोस प्रदूषण है तो वो वायु प्रदूषण। अधिनियम 1986 में क्या कहा गया है, 1986 में जो है आप लोगों का मानव पर्यावरण में विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें जो इस समस्या में देशों का गहरा चिंतन भारतवर्षीय अधिनियम किया गया। देखो, भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में 23 मई 1986 को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 1986 में राजपत्र में प्रकाशित किया गया कि इसकी धारा 1 की अपेक्षाकृत अनुसार 19 नवंबर 1986 को प्रस्तावित है कि सभी अधिनियम भारत में लागू होंगे। और इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था, कि पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य ठोस, द्रव, गैसीय एवं सांद्रता पर्यावरण हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। और इसमें यही है कि आप लोगों का जो है पर्यावरण को बचाना है, जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहे हैं उन सभी को देखना है। मेन आप लोगों का इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप लोग एग्जाम में आ रहा है, आप लोग आराम से संभाल करके लिख ले जाएंगे सब कुछ। पर्यावरणीय कानून ये हो गया। अब यहाँ पर आता है कि आप लोगों का ऊर्जा के उपयोग एवं पर्यावरण पर प्रभाव। अब ऊर्जा के उपयोग जो है पर्यावरण पर प्रभाव किस तरीके से पड़ते हैं, और ऊर्जा का उपयोग किस तरीके से आप लोगों को करना है, यह सभी इसमें दिया गया है। देखिए, एसिड यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है वह किस तरीके से होती है। अम्ल वर्षा यानी कि जल का पीएच मान को कम कर देते हैं, और जब वर्षा जल का पीएच मान 5.7 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा कहलाती है। वायुमंडलीय उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वर्षा से
वर्षा जल से मिलकर नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनाती हैं। अम्ल वर्षा 60 से 70% सल्फर डाइऑक्साइड के कारण मिलती हैं और मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल वर्षा के साथ कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं जो कि जल को अम्ल बना देते हैं। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह दोनों जल मतलब H2O जो पानी में मिलकर कार्बोनिक अम्ल बना देते हैं और कार्बोनिक अम्ल बना देते हैं। तब यह जब भारी मतलब वर्षा के साथ यह नीचे आता है तो इसका pH मान जो है 2.8 तक हो जाता है, यानी कि बहुत ही अम्लीय हो जाता है ये। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आ गया आपदा। तो जो आप लोगों का जो है कुछ जो आप लोगों का पिछली बार कुछ सिलेबस बढ़ा हुआ था तो उसमें मेनली ये था कि आप लोगों का प्राकृतिक आपदा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा कितने प्रकार के होते हैं और इसके बाद आपदाओं के बारे में लिखना था। तो ये आप लोगों का पिछले साल यह चैप्टर बढ़ा हुआ था, तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। प्राकृतिक आपदा में मेनली ये होता है कि आपका जो है मतलब बाढ़ बाढ़ कैसे आता है और सूखा कैसे आता है, जो है भूकंप वगैरह कैसे, ज्वालामुखी किस तरीके से फटता है, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का ये रहता है कि इसका कोई नियम नहीं रहता है कि कब आ जाए, कोई इसको जानता नहीं है कि सूखा पड़ने वाला है तो सूखा इस साल नहीं पड़ेगा या अगले साल नहीं पड़ेगा, ये कोई किसी को पता नहीं होता है। और उसके बाद अचानक से भूकंप आ जाएगा, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं का खेल है कि किसी को इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है कि मतलब भूकंप कब आने वाला है। हालांकि विज्ञान इतना आगे हो चुका है कि पहले आप लोगों को सूचना दे देता है, बट फिर भी अब आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है कि प्रकृति कब क्या कर दे कुछ किसी को पता नहीं है। तो इसी के बारे में आप लोगों का जो सिलेबस में कुछ पॉइंट्स ऐड हुए गए हैं। तो यहाँ पर है कि आप लोगों का यानी कि हजार्ड, तो डिफिनेशन जो है कोई भी खतरनाक घटना एवं अथवा पारिस्थितिक जिसमें घायल करने वाले, जीवन समाप्त अथवा संपत्ति, प्राण जगत, पर्यावरण की क्षति, क्षमता, स्वास्थ्य बिगाड़ने बड़े पैमाने के कारण हम विपत्ति और उसे हम विपत्ति कहते हैं। विपत्ति के प्रकार, अब देखो विपत्ति दो प्रकार की होती हैं, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक। तो ये हो गया कि प्राकृतिक में क्या है कि किसी मतलब इसके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से उत्पन्न की जाने वाली विपत्ति, यानी कि जैसे भूकंप हो गया, जैसे कि मैंने बताया, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और भूस्खलन, बाढ़, सूखा और उसके बाद प्रचंडवात, चक्रवात, ये सभी हो गया। और अप्राकृतिक यानी कि जो अननेचुरल हैजार्ड हो गया, ये क्या हो गया, इसके अंतर्गत मानव के स्वयं मतलब मानव के द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई विपत्तियां हैं, जैसे विस्फोटक, जहरीली गैस, रिसाव, रेडियोधर्मी विकिरण और बांध फटना, वाहन दुर्घटनाएं जैसे विमान, ट्रेन, बस एवं कार दुर्घटना और युद्ध, गृह युद्ध, प्रदूषण आदि। देखो अब ये है आप लोग का नया सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस आया था डिजास्टर मैनेजमेंट, यह अभी जस्ट पिछले साल आप लोगों का अपडेट हुआ है। और इसमें क्या है, इसका परिभाषा क्या है देखते हैं। परिभाषा की किसी आपदा मतलब किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व और उसके बाद आपदा के समय, आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सा सहायता आदि आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। यानी कि आपदा प्रबंधन को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा आपदा क्या होता है, कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना है जिसके कारण जो है सर्वव्यापी यानी कि मानव लॉस, बहुत ज़्यादा सर्वव्यापी मानव हानि हो और प्राणी जगत एवं संपत्ति की हानि हो, मानवीय पीड़ा हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वह कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है जिसके द्वारा मानव लॉस और प्राणी मतलब जितने भी प्राणी लॉस, उसके बाद संपत्ति या मानव पीड़ा हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, जिसमें मानव हानि हो, मानव हानि मतलब समझ रहे हैं कि कितने बड़े, अगर भूकंप आ गया कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कम आ गया, कहीं पर बहुत लोगों की जो है मृत्यु हो जाएगी, तो वही सब मानव हानि है। और उसमें जगत जो है प्राणी जगत, इन सभी का भी हानि होता है, इसमें मानव पीड़ा भी शामिल है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अथवा मानव जनित उस चरम घटनाओं को आपदा की संज्ञा दी जाती है जो प्राकृतिक, पारितंत्र एवं जैविक संकटों एवं शक्ति पराकाष्ठा चरम सीमा हो जाती है। इसके द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों के समायोजन करना दुष्कर हो जाता है, धन व जन की अपार क्षति होती है, प्रलयकारी स्थिति पैदा होती है। ये चरम घटनाएं विश्व स्तर पर समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि
विभिन्न समाचार माध्यमों के द्वारा सुर्खियां बन जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपदाएं उपलब्ध संसाधनों को भारी विनाश करती हैं, मनुष्य के मतलब भविष्य में होने वाली विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, रोक देती हैं। और आपदा का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? आपदा के मतलब सामान्य क्रियाकलापों एवं गंभीर अवरुद्ध, और उसके बाद प्राणियों एवं संपत्तियों के बड़े पैमाने पर हानि। आपदा में हुई क्षति का सामना करने के लिए बाहरी आवश्यकता मतलब सहायता की आवश्यकता। अब आपदा का वर्गीकरण जो होता है, आपदा किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है? आपदा का वर्गीकरण ये है कि माप संबंधी, स्थलाकृति संबंधी, टेक्टोनिक प्लेट संबंधी, जो भूकंप होता है ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों से आती है, और संक्रमण संबंधी, मानवीय संबंधी, ये सभी हो गए आपदा वर्गीकरण। अब इसमें हो गया विपत्ति, यानी कि आपदा अब आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाढ़, बाढ़ क्या होता है? जब कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, और बाढ़ आने से आप लोगों का जो है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हानि होता है। जो स्थान मतलब जो ढालू स्थान है, जहाँ पर खाली है स्थान, जहाँ पर जो है जहाँ पर ढालू स्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वहाँ के कहीं कहीं पूरा गांव शहर डूब जाता है। तो इस तरीके से हानियाँ होती हैं बाढ़ आने से। और भूकंप आने से जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, भूकंप रोधी इमारतें अगर नहीं हैं तो वो गिर जाएंगी जल्दी से। उसके बाद उसमें रहने वाले काफ़ी मनुष्यों को हानि होगी, और उसके बाद मतलब जनधन की भी हानि होती है। फिर ये हो गया। फिर ज्वालामुखी फटने से जो होता है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, वह अन्य अन्य तरह की बीमारियां फैलाती हैं, वो सभी हो गए। तो ये आप लोग प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सभी हो गया आप लोगों का जो नया सिलेबस। अभी जस्ट जिन भी लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं, जस्ट अभी पिछले साल के सिलेबस में ये सभी बदलाव हुए हैं। जो आप लोगों का जो नया सिलेबस है वह ऐड हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अब आप लोग देख सकते हैं ये वाला। और भूकंप, भूकंप के बारे में क्या था? जो भूकंप आने से क्या होती है, देखो भूकंप की परिस्थितियाँ, देखो मुख्य नगरों, देखो नगरों व कस्बों में धन बसे क्षेत्रों के अत्यधिक घनत्व का होना। अब भूकंप आने की स्थिति, यानी कि भूकंप कैसे आ सकता है, इसके बारे में बताया गया है। नगरों व कस्बों में घने बसे क्षेत्रों में अत्यधिक घनत्व का होना। जब अत्यधिक घनत्व हो जाएगा उससे भूकंप आने के चांस रहते हैं। बहुमंजिली इमारतों का विकल्पन, डिजाइन मानक रूप से तैयार। चलिए देखते हैं ये आपदा प्रबंधन, ये देखते हैं, क्योंकि आपदा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आपदा क्या होता है। और आपदा प्रबंधन में यही हुआ कि जितने भी प्रकार की आपदाएं आती हैं उनको रोकने, यानी कि अगर वो आपदा होने वाला है, किसी तरीके से सूचना मिल गई, उसको पहले कैसे रोका जाए इस तरीके से, या फिर आपदा हो रहा है उस पर कैसे विचार किया जाए, आपदा होने के बाद जो है आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहायता, ये सभी के बारे में बात करना, इसको आपदा प्रबंधन कहा गया है। अब बात करें आपदा प्रबंधन के प्रकार, तो यह हो गया कि आपदाओं से पहले, यानी कि जो आपदा से पहले होने वाले जो हैं, जैसे रोकथाम हो गया, शमन हो गया, तत्पर तैयारी हो गया। रोकथाम में क्या हो गया कि आपदा संभावित क्षेत्र लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए पहुंचाना, यानी कि मान लिया बाढ़ आ गया तो उनको, जो मनुष्य वहाँ के हैं उनको ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, या फिर अगर ज्वालामुखी फट गया उनको दूर लेकर के जाना वहाँ से, और या फिर सूखा पड़ गया उनको पानी की सहायता देना। तो इस तरीके से उनको सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाना। और उसके बाद समन, यानी कि क्या होगा, इसकी किसी आपदा का प्रचंडता को कम करने के लिए उपाय गए समन, यानी कि जिसे भूकंप रोधी माहौल बनाना एवं समाज को जागरूक प्रदान करना। तो ये हो गया समन, यानी कि जब जिसकी कोई भी चीज़ अगर मान लिया घटित हो गई उसको प्रचंड रूप से कम करने के लिए, जैसे मान लिया ये हुआ कि मान लिया बाढ़ आ गई तो ठीक है, लेकिन बाढ़ का एकदम प्रचंड रूप दिखाने से पहले कोई उपाय अपना लेना, तो यह होता है समन। जैसे भूकंप आ गया, भूकंप का प्रचंड रूप मतलब जैसे भूकंप रोधी अगर मकान बनाया जाए, मकान एक तरीके से बनते हैं, तो जिनको मतलब भूकंप रोधी मकान कहा जाता है, जिसमें अगर भूकंप आ भी जाता है तो वह मकान गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि जो मतलब समन यही है कि जो है आप लोग का जिसको भी प्रचंडता, यानी कि जो चरम सीमा तक पहुंचने से पहले जो उसका मतलब जो है उपाय कर लिया जाए, तो उसी को समन कह सकते हैं। तत्पर तैयारी, यानी कि तत्पर तैयारी क्या हो गया कि समुदाय आपदा के प्रभाव का सामना करने हेतु तैयार रहना, ठीक है। और यह हो गया कि समुदाय को जागरूक एवं शिक्षित बनाना। जैसे कोई भी समुदाय, यानी कि सभी लोगों को जागरूक करना कि अगर भूकंप आए तो आप लोगों को जो है घर छोड़ करके जो बाहर निकल जाना है, इस तरीके से बताते हैं कि अगर बाढ़ आए तो ऊपर जितने भी ऊंच स्थान है ऊंच की तरफ भागना है, और उसके बाद अपने लिए जो है व्यवस्थित रहना चाहिए, इस तरीके से।
तो यह सभी जितने भी हैं पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में है, आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, जो भी आप लोगों के आते हैं एग्जाम में। अब आपदा जोखिम या जोखिम घटित, ये आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा। भूकंप देखते हैं, भूकंप में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टेक्टोनिक प्लेट होती है, तो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जो है हिलता है, या बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। या भूकंप जो है महाप्रलयकारी प्राकृतिक आपदा माना जाता है, जो आकस्मिक रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के तीव्र गति से घटित होता है। देखो यहाँ पर ना, बिना किसी पूर्व सूचना के, पहले कोई सूचना नहीं देगा, अचानक से घटित हो जाएगा। अर्थात विरूपी चट्टानों में संचित ऊर्जा आकस्मिक जो है उत्सर्जन फलस्वरूप उत्पन्न तरंगों के भूपटल एवं दोलन की को ही भूकंप कहते हैं। अभी जब भी जितने भी लोग भूकंप को महसूस किए हैं, वह अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो है एक लहर की भांति कार्य करता है, और लहर आती है एक भूकंप की, उसके बाद चली जाती है। तो इसमें जितने भी प्रभाव होने रहते हैं वह हो जाते हैं। भूकंप से होने वाली जो है होने की परिस्थितियाँ, नगरों व कस्बों के घने मतलब घना तरीके से बसना, ये सभी भूकंप के जो हैं वो हैं। ये सभी शायद बताया, जो भूकंप के मतलब कारण है कि लोगों में भूकंप की जागरूकता का अभाव होना। तो भूकंप का जो है जानकारी होना चाहिए सभी लोगों को कि भूकंप आने के बाद क्या क्या करना चाहिए, इस तरीके से। अब भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड या तो जो ऊंचे पहाड़, यानी कि जो पहाड़ हो गए, जैसे ये हो गया पहाड़, ठीक है। पहाड़ के कभी कभी रास्ते यहाँ से इस तरीके से रास्ते जो है वगैरह जाते हैं पहाड़ पर से, तो यहाँ से अगर मान लो कोई मिट्टी का टुकड़ा गिर गया नीचे करके, तो ये भी लैंडस्लाइड का माना जाता है, जो है भूस्खलन माना जाता है। या फिर कोई यहाँ पर शहर बसा हुआ है और यहाँ ऊपर से कोई चट्टान गिर गया टूट करके, तो यहाँ पर इस शहर पर भी जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग का जो है लैंडस्लाइड होता है, इसको भी बना करके आप लोग लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब ये हो गया। अब लास्ट में कुछ अगर टॉपिक्स बचे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बात करें कि जो तूफान हो गया और ज्वार भाटा, ये सभी प्राकृतिक आती हैं, तो इन सभी को भी आप लोग लिख सकते हैं उसमें। और अब इसमें जो मेन एकदम बहुत ज़्यादा मेन था, मैंने उसको कवर कर दिया है। हालांकि यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, तो टर्मिनल बना हुआ है, ये सभी हैं। तो यहाँ इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ, पूरा बुक ही है, तो मैं कितना ही बताऊँ। जो बाढ़ और मिट्टी का कटाव, जो बाढ़ हो गया और मिट्टी का कटाव किस तरीके से होता है, बाढ़ वगैरह, इस सभी के बारे में दिया गया है इसमें। और बाकी आप लोग इसका, मेरे पास इसका गोल्ड है, गोल्ड यानी कि सॉल्व्ड पेपर कह सकते हैं, तो उन सभी को अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट कर देना। और एक बात और है, जितने भी बच्चे स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, एक बार एक प्यारा सा दिल वाला इमोजी भेज देना, या फिर जो है थम्स अप कर देना, ताकि पता चले यहाँ तक कितने बच्चे जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर एक भी बच्चा यहाँ तक आया हुआ है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो यह जो है इमोजी ज़रूर से ज़रूर भेजना, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे यहाँ तक देखे हैं। या वीडियो आप लोग 2x की स्पीड में भी देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्वाइन फ्लू क्या होता है। स्वाइन फ्लू या छींकने खांसने से होता है। देखो छींकने खांसने से जो है आप लोगों का लोगों तक एक से दूसरे लोगों तक पहुंचना जो बीमारी होता है, फ्लू यही कहा जाता है, जो छींकने खांसने हाथ मिलाने से एक से दूसरे लोगों में वायरस फैल जाता है, इसे ही स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी हो गया, ठीक है। तो यही हुआ पूरा आज का यह पूरा वीडियो, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा जो है समझ में आ गया होगा। मैं मेनली जो इम्पोर्टेंट थे मैं आप लोगों को बता दिया, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ था। तो आई होप कि सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक का नेम कमेंट कर देना जिस पर आपकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मैराथन लेकर के आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।